हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स में सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट मैं करवा चुकी हूँ जिसमें हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिट 2 में हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले तो होती क्या है। क्वांटम, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्मॉल, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। फिर दूसरी बात है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसका मतलब यहाँ पे यह है कि हम नेचर बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, यदि हम इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है, और जब ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो ये वेव नेचर भी शो करता है। तो वेव नेचर, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तब तो ये वेव नेचर शो कर रहा है, और यदि ये किसी पार्टिकल से, किसी चीज से टकराता है तो उसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो वो होता है पार्टिकल नेचर। अब यहाँ पे जो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि जो वेव्स से पार्टिकल में जो ट्रांजिशन होता है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से वो होता है, वो सारी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम मतलब क्या होता है कि एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स की स्टडी करना। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनका वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो मास यदि स्मॉल होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से वो वेव नेचर शो करता है। तो जो बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है उसका पार्टिकल नेचर होता है, जब वो किसी से टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो जिसकी वजह से वो कैसा लगता है, वेव नेचर शो करता है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे फिजिक्स, क्या फिजिक्स है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या उसकी एनर्जी है, वो सारी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इसको क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक जो आपने स्टडी किया था अब तक जो आपने स्टडी किया था वो क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पे न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है। लेकिन जब आगे हमने स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल के लिए, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब बात करी, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ फेल हो गया तो हमें ये क्वांटम मैकेनिक्स लानी पड़ेगी, जहां पे हमने, अभी अब बताएंगे आपको कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। जैसे हमने लाइट का बताया था आपको कि लाइट क्या है, वो कैसा, लाइट वेव नेचर शो करती है। ठीक है, तो वो जब वेव नेचर शो करती है तो उसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब वेव नेचर शो करता है उसकी क्या एनर्जी होती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब वो वेव से पार्टिकल में ट्रांजिशन होता है उसका। अब नील बोर साइंटिस्ट, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स का एक तरीके से एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल वेव नेचर शो करता है। ये कैसे पॉसिबल है कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करे और वेव नेचर भी शो करे। तो वही प्रोबेबिलिटी है हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में देखने वाले हैं। इन शॉर्ट, यदि मैं आपको बताऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत ही स्मॉल है वो किसी चीज से टकराता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और यदि वो ट्रेवल करता है तो वो वेव नेचर शो करता है। और इसी की प्रोबेबिलिटी को हमें चेक करना होता है कि वेव से जब उसका पार्टिकल में ट्रांजिशन होता है तो वो कैसे होता है, किस तरीके से हो रहा है, क्या उसकी एनर्जी है। वही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। अब आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, जैसे सपोज करो कि ये सन है, यहां से जो रेडिएशन आ रही है और इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही रेडिएशन गिरेगी तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और फिर ये जो, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको
क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिर रेडिएशन एमिट करने लग जाता है, क्योंकि ये सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये रेडिएशन एमिट करने लग जाता है, ठीक है। और इस रेडिएशन को ही बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके लिए ऑब्जेक्ट का ब्लैक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट ने जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जैसे सनलाइट को यहाँ पे ये जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, और फिर क्या करेगा, ये अपने आप ही रेडिएशन एमिट करने लग जाएगा। तो इससे जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जैसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल यदि हम ले तो सन जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। क्यों? इसलिए है क्योंकि ये सारी वेवलेंथ, जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं उसको ये एमिट करता है, इसलिए इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस की। और प्लैंक हाइपोथेसिस क्या है? लाइट प्रोपेगेट इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। तो लाइट जो होती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। और उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी, E is equals to h न्यू, जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट हो गया और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और इसको हम h c न्यू जो होता है वो c अपॉन लेमडा भी होता है, जहां पे c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लेमडा इज द वेवलेंथ। तो ये एक इक्वेशन प्लैंक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग थी। और जो लाइट है वो कैसे प्रोपेगेट करती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, उन एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। फिर दूसरी बात यह है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ये याद रखना है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। देन मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन लैम्डा, h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एमिटेड बाय अ सोर्स। सोर्स से जो फोटोन एमिट होते हैं पर सेकेंड वो क्या है, n is equal to p upon hc upon lambda। नंबर ऑफ n यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन है पर सेकेंड एमिटेड बाय सोर्स। सोर्स को हमने यहाँ पे जो भी सोर्स है, जो भी पावर है, उसको हमने p से डिनोट किया है। तो p अपॉन hc अपॉन लैम्डा, h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज लाइट की वेलोसिटी है एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो अब हम बात करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है? डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने ये बोला कि कोई भी जो मैटर होता है वो ड्वेल नेचर शो करता है। ड्वेल नेचर शो करने का मतलब है कि वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो वो वेव जो कि पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है दैट इज नोन एज मैटर वेव्स, क्योंकि जो मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये पार्टिकल और वेव की तरह कब बिहेव करते हैं, जब वो स्मॉल मैटर, स्मॉल ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो वेव नेचर शो करता है। और एवरी वेव इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल एंड दैट वेव हैविंग सम वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वेवलेंथ ऑफ दैट वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वही चीज हम प्रूव करने वाले हैं कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की। तो सपोज करो यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू, जहां पर E जो है वो एनर्जी है, h is Planck constant and nu is the frequency. According to Einstein, Einstein equation के अकॉर्डिंग क्या है, E is equals to mc square, तो E equals to mc square, जहां पे m is equal to हम E upon c square लिख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से E is equals to h न्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो m is equal to h न्यू अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। तो उसके लिए ही हम डेरिवेशन कर रहे हैं
यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर अब क्या करेंगे, दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आ गई mc इज इक्वल्स टू एच न्यू इंटू सी। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा mc इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। अब यहाँ पे p जो है p इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी होता है, और जो उसकी वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो यहाँ पे हम बताने वाले हैं लैम्डा। और जो लैम्डा होती है, वेवलेंथ होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू अपॉन सी जो है वो क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल्स टू क्या है C अपॉन लैम्डा। तो क्या होगा न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अब लैम्डा को इधर ले आएंगे और P को नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो H है, H तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो क्या हुआ लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, दैट पर्टिकुलर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो जो हम चीज कह रहे हैं कि कोई भी जो मैटर है वो ड्वेल नेचर शो करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, तो वो ये चीज बताती है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यदि एग्जाम में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछा जाएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डेरिवेशन। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम बात करते हैं हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे हम मोमेंटम और पोजीशन किसी भी पार्टिकल की, बहुत जो छोटा पार्टिकल है, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो तेजी से यदि आ रहा है क्योंकि उसका मास तो बहुत कम है और वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से वो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। तो हम ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पार्टिकल यदि बहुत तेजी से आ रहा है तो उसका मोमेंटम और पोजीशन एक ही टाइम पे हम निकाल सके। तो इट इज नॉट पॉसिबल, उसमें कोई ना कोई एरर आएगी, कोई ना कोई चेंज आएगा, और उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जिसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। तो हाइगनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डेल्टा पी है और डेल्टा एक्स, ये मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, यानी कि कुछ एरर है, इसमें कुछ डिफरेंस होगा ही, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम पे हम मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। यदि हमने मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया तो हम पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। यदि हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली तो मोमेंटम हम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। और यदि हम ये माने, यदि हम सपोज करते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, ये कब होगा जब हमने मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, यानी कि उसका मास और उसकी वेलोसिटी हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी उसमें नहीं है, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। तो यदि डेल्टा पी इज इक्वल टू उस केस में 0 हो गया, जब हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, तो डेल्टा पी तो 0 हो गया, क्योंकि उसमें कोई अनसर्टेनिटी एग्जैक्ट हमने निकाल लिया। तो जैसे, तो डेल्टा पी 0 हुआ, तो यदि हम यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा पी नीचे आ जाता है, उसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो h अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो डेल्टा x क्या हो जाता है, इट इज नियर अबाउट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। तो एट अ टाइम हम या तो मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं उस पार्टिकल की, एक साथ दोनों चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।